नमस्ते प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। हम लोग एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज में चैप्टर लॉज ऑफ मोशन चैप्टर 5 डिस्कस कर रहे थे बच्चों। फ्रिक्शन के बारे में हमने पढ़ा लास्ट टर्न पे लेक्चर नंबर 8 में। अब कंटिन्यू करते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन एंड लुब्रिकेशन पे हम जाएंगे, पर उससे पहले कुछ सॉल्व एग्जांपल्स हम फ्रिक्शन पे कर लेते हैं। तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोल सकते हैं और ये है पेज नंबर 102। तो पेज नंबर 102 पर एग्जाम्पल 5.7 देखें। डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच ए बॉक्स लाइंग ऑन इट्स फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी। तो ट्रेन के फ्लोर पर जो डब्बा पड़ा है, हम चाहते हैं कि वो रेस्ट पर ही रहे। गिवन दैट, उसके लिए आपको कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बॉक्स और ट्रेन के फ्लोर के बीच में जो है, दो सरफेसेस के बीच डिफाइन किया जाता है इसको, वो 0.15 दिया हुआ है। तो ट्रेन मैक्सिमम कितना एक्सेलरेट हो सकती है, तब तक ये बॉक्स रेस्ट पर रहेगा, और उससे ज़्यादा जैसे एक्सेलरेशन बढ़ेगा ये बॉक्स खिसक कर एक तरफ जाने लगेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है भी सही, ट्रक में एक बॉक्स लोडेड है और ट्रक का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो ये कंसेप्ट क्या है इसके पीछे, उसको समझिए। और इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन में भी आते हैं बच्चों। सिंस द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स इज ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन, ये हमने क्लियर किया था लास्ट लेक्चर में। ये आर्टिकल, ये पैराग्राफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी के बारे में समझाया गया है। तो जो MA है, फोर्स जो लग रहा है बॉक्स पर, वो किसके बराबर होगा? एट द मोस्ट स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि उसी की वजह से वो चल रहा है, या उससे कम, लेस देन इक्वल टू μSN। तो जितनी रिक्वायरमेंट होती है फ्रिक्शन के बारे में, हम कहते हैं लॉज ऑफ फ्रिक्शन में एक पॉइंट भी है, फ्रिक्शन इज द सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो जब हम कह रहे हैं कि फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, तो बच्चों ये उतना ही लगता है जितना कि नीड है। तो नीड किस चीज़ की? मोशन को अपोज करने की नीड है। तो यहाँ पर हमने इसको लिखा लेस देन इक्वल टू μSN, μS टाइम्स mg, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर है। दैट इज A मस्ट बी, यानी जो ट्रेन का एक्सेलरेशन है, मस्ट बी लेस देन इक्वल टू μS इंटू जी। और इसको आप फॉर्मूला की तरह हर जगह हर सिचुएशन में, मतलब सिमिलर सिचुएशन में आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हुआ? μS इंटू जी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। μS की वैल्यू हमारे पास 0.15 और जी की वैल्यू हम जानते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जैसे ही ज़्यादा तेज़ी से ट्रेन चलने की कोशिश करेगी, इस एक्सेलरेशन से बढ़ने की कोशिश करेगी आगे, बॉक्स फिसल कर दीवार पे जाके टकराएगा, यानी कॉर्नर वॉल पे। एग्जाम्पल 5.8 देखिए, सी फिगर 5.11, ये डायग्राम आपको दिख रहा है। इसमें मास ऑफ 4 kg रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रेस्ट कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन तो नहीं दिख रहा है बच्चों, ये दिख रहा है हमें इंक्लाइंड प्लेन। सो हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी मिसप्रिंट, तो ये रेस्ट करा इंक्लाइंड। द प्लेन इज ग्रेजुअली, ओके, शुरू में हॉरिजॉन्टल था बच्चों, शुरू में हॉरिजॉन्टल था, तो आप इमेजिन कर सकते हो mg नीचे लग रहा था, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। जैसे ही हम इसको इंक्लाइन कर रहे हैं, है ना, तिरछा कर रहे हैं, जैसे जैसे आपको तिरछा करते जाओगे, अंडर इट्स ओन वेट, कंपोनेंट ऑफ इट्स ओन वेट mg sin थीटा, ये फिसलना शुरू कर सकता है, प्रोवाइडेड फ्रिक्शन ना हो वहाँ पे उसको रोकने के लिए। द प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्लाइंड अंटिल एट एन एंगल थीटा इक्वल टू 15 डिग्री। जब थीटा इक्वल टू 15 डिग्री करते हैं विद द हॉरिजॉन्टल, द मास जस्ट बिगिंस टू स्लाइड। बच्चों यहाँ पर कंसेप्ट आता है रीपोज, रीपोजिशन से वर्ड बना है रीपोज। अगर इस पर्टिकुलर एंगल 15 डिग्री पर ये स्लाइड करके नीचे आना शुरू करता है, तो हम 15 डिग्री को बोलते हैं एंगल ऑफ रीपोज, और हम इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन से लिंक करते हैं। तो वो रिलेशन हम अलग से डिस्कस करेंगे। द प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्लाइंड अंटिल at an angle theta equal to 15 degree with the horizontal. The mass just begins to slide. What is the coefficient of static friction between the block and the surface? Mu हमको निकालना है। तो ये होगा मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो फोर्सेस अगर हम रिजॉल्व करें तो फ्रिक्शन Fs लग रहा है ऊपर की तरफ along the incline, mg sin थीटा लग रहा है नीचे की तरफ। Fs को हम mg sin थीटा से इक्वेट कर सकते हैं, और Fs किसके बराबर होगा? वो होगा म्यू टाइम्स n, और n किसके बराबर है? mg cos थीटा। यानी यहाँ पर एक तो आ गया म्यू mg cos थीटा, दूसरा आ गया mg sin थीटा, और दोनों को इक्वेट करते ही बच्चों हमें आंसर मिल जाएगा। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए ब्लॉक ऑफ मास m at rest on an inclined plane are the weight mg, downward the normal reaction n of the plane on the block, and the static friction F is opposing the impending motion
इन इक्विलिब्रियम द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेज मस्ट बी जीरो, रिजॉल्विंग द वेट mg अलॉन्ग द टू डायरेक्शंस। हमारे पास है mg sin थीटा fs के बराबर, mg cos थीटा n के बराबर, जैसा आपने डायग्राम में देखा। थीटा जैसे जैसे बढ़ता है सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स, थीटा बढ़ने पर हम जानते हैं साइन थीटा बढ़ेगा, तो ये बढ़कर मैक्स फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू के बराबर हो जाएगा, जबकि थीटा थीटा मैक्स ना हो जाए। fs अचीव्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू fs मैक्स, और वो बराबर होगी म्यू एस टाइम्स एन के। देयरफॉर tan थीटा मैक्स कितना हो जाएगा म्यू एस के बराबर। कैसे? रेशियो ले लिया हमने, mg कट गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज tan थीटा, fs अपॉन n के बराबर, तो यहाँ से fs आ गया म्यू एस टाइम्स n, तो tan थीटा हो गया म्यू एस के बराबर। तो बच्चों थीटा मैक्स यहाँ से हम निकाल सकते हैं tan इनवर्स म्यू एस, तो इसको भी हम फॉर्मूले की तरह यूज़ कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऐसा हम कह सकते हैं, हाईलाइट कर देंगे। When theta becomes just a little more than theta max, there is a small net force on the block and it begins to slide. Note that theta max depends only on mu s and is independent of the mass of the block. क्योंकि m तो कट गया है इस एक्सप्रेशन में हमने देखा, तो थीटा मैक्स कितना आ गया यहाँ पे 15 डिग्री, तो म्यू एस कितना हो गया, फ्रिक्शन हम निकाल सकते हैं 15 डिग्री पर उसने स्लाइड करना शुरू किया। बच्चों ऐसे आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्फेसेस जो कि कांटेक्ट में हैं उनके बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आप प्रैक्टिकली निकाल सकते हैं कि कितना एंगल करने पर वो ऑब्जेक्ट उस पर स्लाइड करना शुरू कर देगा। आपकी खिलौना कार है तो खिलौना कार और उसके टायर्स जो हैं, उसके टायर्स और जो सरफेस है, अलग अलग तरह की सरफेस आप यूज़ कर सकते हैं। गत्ते से बना सकते हैं, इंक्लाइन प्लेन, थर्माकोल से बना सकते हैं, रबर से बना सकते हैं, कपड़े की चादर उस पर बिछा सकते हैं, आप तौलिया लगा सकते हैं, नैपकिन। तो फ्रिक्शन आप देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं कि फ्रिक्शन किस तरह से चेंज हो रहा है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको इससे रिलेटेड हो जाएगी। तो म्यू एस आ गया हमारे पास 0.27, 10-15 डिग्री की वैल्यू हम टेबल में देख सकते हैं या कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सॉल्व एग्जांपल 5.9, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम शोन इन फिगर। ये देख रहे हैं आप, ये ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम, इधर वेट लटका रखा है, इधर खिसकेगा, और जब ये मोशन में होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ काम करेगा, यानी यहाँ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन काम आएगा हमारे। इफ द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस इज 0.04 म्यू के आपको दिया हुआ है। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये भी बताना हमें, स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी। टेक g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। नेग्लेक्ट द मास ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मास नेग्लिजिबल है, जो कि अजम्पशन होता है, तो हमने सीखा भी था। सो लेट्स बैलेंस ऑफ फोर्सेस, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। टेंशन टी इधर स्ट्रिंग में सेम रहेगा, और इसका वेट W काम करेगा नीचे की तरफ, जो कि 30 न्यूटन है। कैसे? 20 kg ये है, 30 न्यूटन कैसे हुआ वो हमें समझना है, देखना है। यहाँ 30 न्यूटन लिखा है, और T ऊपर की तरफ यहाँ दिखाया है, फिगर B, फिगर C, A, B एंड C। तो काइनेटिक फ्रिक्शन टेंशन के बराबर होगा। As the string is inextensible and the pulley is smooth, the 3 kg block, okay, block weighs 3 kg, इसलिए ये तो है इस ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस पर लग रहा है 30 न्यूटन नीचे और टेंशन टी ऊपर, जबकि ट्रॉली पर लग रहा है टेंशन टी फॉरवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स राइट एंड एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट। हालांकि ये टायर पे लग रहा है, यहाँ पे कुछ ऑफसेट है, पर अभी हम टिल्टिंग की बात, यहाँ पे टिल्ट होने की बात नहीं कर रहे, सिंपल केस लेकर चल रहे हैं, सिर्फ फोर्सेस को डील कर रहे हैं। टॉर्क को हम नेक्स्ट सेक्शन में डील करेंगे। ओके, सो string inextensible है, 3 kg block and 20 kg trolley both have same magnitude of acceleration. Applying second law of motion to the block, हम इक्वेशन ऑफ मोशन अगर इसके लिए लिखें, इसको कहते हैं बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन। तो 30 नीचे की तरफ खींच रहा है, T ऊपर की तरफ, तो 30 में नीचे जा रहा है, उसका मोशन हो रहा है ब्लॉक का नीचे की तरफ जो लटका हुआ है वर्टिकली, उसकी बात करें तो 30 - T = 3 है। ये पहली इक्वेशन हुई। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमने ट्रॉली के लिए लगाई, तो टेंशन की वजह से मूव कर रही है, तो नेट फोर्स जो है T - Fk के बराबर है, जो कि 20 A के बराबर होगा, क्योंकि 20 उसका मास है, मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो यहाँ से हमने Fk की वैल्यू रखी, इसमें हमने म्यू के इंटू एन है वो, और म्यू के 0.04 है, तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 20 × 10। तो n की वैल्यू उठाकर नॉर्मल रिएक्शन चाहिए थी। द इक्वेशन फॉर मोशन ऑफ द ट्रॉली इज, इसको हमने T -
एफ के म्यू के एन ये रखा 0.04 इंटू 200, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन 20 इंटू 20 kg का, वो ट्रॉली जो 20 kg की थी। और इस इक्वेशन में रखने पर जो ऑब्जेक्टिव था टेंशन पता करनी थी, तो टेंशन हम निकाल सकते हैं। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, टी और ए। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्सेलरेशन भी हमें पता चल गया 0.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टेंशन पता चल गई 27.1 न्यूटन। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ये हमने देखे बेस्ड ऑन फ्रिक्शन, और एक्सरसाइज करेंगे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और जो 11th क्लास में भी मैं, जैसे 12th क्लास में चल रहा है कंपटीशन प्रोफाइल पे, तो वो तैयार कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कुछ टाइम जरूर लग रहा है, पर जल्दी ही आप देखोगे ये सारे चैप्टर जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, इनके कंपटीशन प्रोफाइल वाले क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करूँगा वीडियो की फॉर्म में। और साथ ही साथ कुछ कंटेंट टीचर्स के लिए, स्पेशली टीचर्स के लिए मैं अपलोड करूँगा टीचर्स कॉर्नर में, जिसमें हर चैप्टर की, उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले समरी होगी कि इसमें मोटा मोटा क्या है, और लास्ट में ये डिटेल होगी कि इसका टेक अवे क्या है, यानी ये चैप्टर आपने पढ़ लिया तो आपको क्या क्या आना चाहिए। ये उन बच्चों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा जो किसी कंपार्टमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या रिवीजन कर रहे हैं कंपटीशन के लिए, और वो शॉर्ट में उसको चैप्टर को तैयार करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि उनका चैप्टर ठीक से तैयार हुआ या नहीं हुआ। तो आप ट्यून रहिए चैनल पे, जैसे जैसे समय मिलता जा रहा है मुझे, और मैं इसको अपलोड करता जाऊंगा। रोलिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं, जैसे कि इस लेक्चर में हमें डिस्कस करना था लुब्रिकेशन और रोलिंग फ्रिक्शन को। दो तरह के फ्रिक्शन हम पढ़ चुके हैं, स्टैटिक एंड काइनेटिक। स्टैटिक का कॉफिशिएंट सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम होता है म्यू के, और सबसे कम होता है म्यू आर। कैसे समझते हैं? ए बॉडी लाइक ए रिंग और ए स्फीयर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ओवर ए हॉरिजॉन्टल प्लेन विल सफर नो फ्रिक्शन इन प्रिंसिपल। सिद्धांततः है फ्रिक्शन होता ही नहीं है। At every instant there is just one point of contact between the body and the plane, and this point has no motion relative to the plane। जो point of contact होता है वो मूव नहीं करता है, उसमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है, इसलिए फ्रिक्शन नहीं होता है सिद्धांततः। प्रैक्टिकली नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली क्या होता है, थोड़ी बहुत स्लिपिंग होती है, स्लिप होता है थोड़ा सा, और उसी की वजह से फ्रिक्शन आ जाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मूव कर जाता है। In this ideal situation, kinetic or static friction is zero and the body should continue to roll with constant velocity। तो आपने डे टू डे लाइफ में देखा है, कई बार हमें कोई भारी चीज़ खिसकानी होती है, मान लीजिए आपके पास क्रिकेट के विकेट, वो जो सिलेंड्रिकल डंडे हैं वो हैं, और आपको एक भारी बक्सा या अलमारी को खिसकाना है, ऐसे खींचना बड़ा मुश्किल पड़ता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का जो कॉफिशिएंट है वो भी ज़्यादा है, और स्टैटिक फ्रिक्शन का भी बहुत ज़्यादा है। पर अगर आप नीचे वो डंडे लगा दें उसके, देन इट गेट कन्वर्टेड इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, और आप देखते हैं आप खिसकाना आसान हो जाता है। सो ये रोलिंग फ्रिक्शन की इमेज है। काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो, वी नो इन प्रैक्टिस दिस विल नॉट हैपन। क्या नहीं होगा? अगर स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन जीरो एंड बॉडी शुड कंटिन्यू टू रोल विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो जब कोई फ्रिक्शन है नहीं तो उसको लगातार चलते जाना चाहिए, पर हम जानते हैं ऐसा नहीं होता। कार अपने आप नहीं लुढ़कती, ट्रक अपने आप नहीं लुढ़कता, दिस विल नॉट हैपन। एंड सम रेजिस्टेंस टू मोशन, जिसको हमने नाम दिया रोलिंग फ्रिक्शन, डज अकर। ये रोलिंग फ्रिक्शन की वजह से है, हालांकि बहुत कम है। दैट इज टू कीप द बॉडी रोलिंग सम अप्लाइड फोर्स इज नीडेड, जो कि इंजन प्रोवाइड करता है कार को। फॉर द सेम वेट रोलिंग फ्रिक्शन इज मच स्मॉलर इवन बाय 2 or 3 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। बच्चों ये समझने की बात है, उतने ही वेट के लिए 10 की पावर 2 से 10 की पावर 3, यानी 1/100 to 1/1000 टाइम्स हो सकता है रोलिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन का, देन द स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन सेम ऑर्डर के हो सकते हैं, पर रोलिंग फ्रिक्शन बच्चों उसका 1/100 और 1/1000 के ऑर्डर का हो सकता है। So, इसके बारे में और जानते हैं। Is the reason why discovery of wheel, it is the reason why discovery of the wheel has been a major milestone in human history। तो पहिए की खोज जो थी, रोलिंग फ्रिक्शन again has a complex origin, though somewhat different from that of static and sliding friction। During rolling, the surfaces in contact get momentarily deformed a little, because वो एक दूसरे के अगेंस्ट जो फोर्स लगाती है, प्रेशर लगता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट शार्प, मतलब एक छोटे से पॉइंट पर सारा का सारा फोर्स लगता है, तो उस प्रेशर की वजह से डिफॉर्मेशन आता है।
and this results in a finite area, not a point of the body being in contact with the surface. उसी की वजह से पॉइंट की जगह एक फाइनाइट एरिया कांटेक्ट में आता है. The net effect is that the component of the contact force parallel to the surface opposes motion, और वही गति का विरोध करता है, यानी opposes motion. We often regard friction as something undesirable. बोलते हैं ना फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल. नहीं होता तो बहुत सारी एनर्जी बच जाती, काम और आसान हो जाते हैं, पर नेसेसरी एक्चुअल में मुश्किल हो जाते हैं. हम लिख नहीं पाते, हम खड़े नहीं रह पाते, हम चल नहीं पाते अगर फ्रिक्शन नहीं होता. आप हाथ में चाकू पकड़कर एप्पल नहीं काट सकते थे अगर फ्रिक्शन नहीं होता. In many situations, like in a machine with different moving parts, friction does have a negative role. पर most of the machine में wear and tear के लिए friction जिम्मेदार है. It opposes relative motion and thereby dissipates power in the form of heat. आपको पता हो तो आपकी गाड़ी में जो गियर बॉक्स है, चाहे वो स्कूटर है, चाहे मोटरसाइकिल है या कार है, उसमें गियर बॉक्स में गियर ऑयल भरना पड़ता है, और गियर ऑयल जो है वो क्या करता है, लुब्रिकेशन करता है बच्चों, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, हीट को जो जनरेट हो रही है वहाँ पर उसको ट्रांसमिट करता है, एटसेट्रा. लुब्रिकेंट्स आर ए वे ऑफ रिड्यूसिंग काइनेटिक फ्रिक्शन इन ए मशीन. भूतिया दरवाजे, आवाज़ सुनी आपने पिक्चर में, चर चूँ खुलते हैं जब आवाज़ आती चरमराहट के साथ. तो सिंपली वहाँ करना क्या है, वहाँ पे तेल अगर दे दिया जाएगा उसके हिंजेस में, कब्जों में, तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा और इस तरह की आवाज़ आना बंद हो जाएगी. अनदर वे इज़ टू यूज़ बॉल बियरिंग्स, जैसे कि हम पंखे में यूज़ करते हैं बॉल बियरिंग्स, साइकिल में यूज़ किया है बॉल बियरिंग्स. बॉल बियरिंग हर उस जगह पर इस्तेमाल होंगे बच्चों जहाँ पर हमें दो ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करना है, जिनमें से एक मूविंग है, दूसरा रेस्ट पर है. तो जब भी एक मूविंग और एक रेस्ट पर ऑब्जेक्ट है और उनको आप कंबाइन करना चाहते हो, देन you have to use ball bearing between two moving parts of a machine. Since the rolling friction between ball bearings and the surfaces in contact is very small, क्योंकि balls contact बना रही हैं, power dissipation is reduced. आपको पता है ना फिजेट स्पिनर जो आता है, स्पिनर जिससे खेलते हैं वैसे घुमाने वाला, तो बेसिकली उसके सेंटर में अगर प्लास्टिक का कैप हटाकर आप देखेंगे तो बच्चों वो एक बॉल बियरिंग है. Since the rolling friction between ball bearings and the surfaces in contact is very small, power dissipation is reduced. A thin cushion of air maintained between solid surfaces in relative motion is another effective way of reducing friction. होवरक्राफ्ट के बारे में आपने सुना होगा, वो आप बना भी सकते हैं. उसका मॉडल यहाँ दिया है फिगर 5.13a. इट इज़ जस्ट लाइक होवरक्राफ्ट. प्लास्टिक डिस्क यानी कोई पुरानी CD DVD आप ले लीजिए, उसमें फिट कीजिए बैलून को, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, थोड़ा सा क्रिएटिविटी इसमें लगाइए, तो आप देखेंगे ये एक अच्छा सा गेम छोटे बच्चों के लिए तैयार हो जाएगा. वो उनको इंटरेस्टिंग लगेगा. आप अपने छोटे भाई बहन को बना कर ही दे सकते हो. बच्चों ये इस तरह की एक्टिविटीज़ करके अपने आप को बिजी रखना चाहिए आजकल जो सिचुएशंस चल रही हैं उनमें. इन मैनी प्रैक्टिकल सिचुएशंस हाउएवर फ्रिक्शन इज क्रिटिकली नीडेड. चाहिए, उसके बिना नहीं काम चलेगा. काइनेटिक फ्रिक्शन दैट डिसिपेट्स पावर इज नेवरदलेस important for quickly stopping relative motion. It is made use of by brakes in machines. ब्रेक लगाने तो फ्रिक्शन चाहिए. and automobiles. Similarly, static friction is important in daily life. आपको पता है कीचड़ में आप फिसल जाते हैं, क्यों? फ्रिक्शन नहीं होता इसलिए. We are able to walk because of friction. It is impossible for a car to move on a very slippery road. बर्फ़ में कार को चलते हुए देखा हो किस प्रकार से चलती है, वीडियो आप देख लेना. On an ordinary road, the friction between the tires and the road provides the necessary external force to accelerate the car. जब हम गाड़ी चलाते हैं, एक तो डामर की सड़क पर, एक चलाते हैं हम सीमेंट की सड़क पर, there is lot of difference in the sound, जो आवाज़ आती है, क्योंकि friction is different. तो फ्रिक्शन के अलग हो जाने की वजह से. अच्छा, आपको पता हो तो जो बड़े बड़े हाईवे होते हैं उनमें बनाए सीमेंटेड रोड जाते हैं, और सीमेंटेड रोड के ऊपर डामर की लेयर चढ़ाई जाती है टू रिड्यूस फ्रिक्शन, क्योंकि सीमेंट और टायर के बीच फ्रिक्शन ज़्यादा होता है और वहाँ पर एनर्जी का लॉस भी ज़्यादा होगा. टायर जल्दी गर्म हो जाते हैं बच्चों, जिससे फटने का खतरा रहता है. तो बड़े बड़े हाईवे पे जब बहुत तेज़ चलाई जाती है गाड़ियाँ, तो टायर फटने के से एक्सीडेंट होने की संभावनाएं रहती हैं. यही कारण है कि उसके ऊपर डामर की लेयर चढ़ाकर उसको थोड़ा सा स्मूथ करने की कोशिश की जाती है. तो ये हमने रोलिंग फ्रिक्शन को समझा. अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं डील करूँगा बच्चों सर्कुलर मोशन. तो जल्दी ही मिलते हैं.